मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आरटीआई के अंतर्गत हम आज अपील के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन सीकर यानी जो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है सिटीज़न, अगर उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है या वो इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, देन वो अपनी अपील या अपनी बात को लेकर कहाँ जा सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कहाँ किस लेवल पे जाने के चांसेस हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, अपील की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से या डिपार्टमेंट से, और अगर वो हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, मतलब मना कर देते हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन देते या इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं, या एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इनकरेक्ट होती है, तो इन तीनों ही केसेस में एप्लीकेंट जो है वो दो लेवल पर अपनी के अपील कर सकता है। पहली अपील जो वो करेगा वो होगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। सेकंड अपील वो कर सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि फ़र्स्ट अपील और सेकंड अपील का क्या प्रोसीजर है। फ़र्स्ट अपील की हम बात करते हैं। जैसे आपने जिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, और उस डिपार्टमेंट में जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, अगर वो आपको इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं करता है, रिक्वेस्ट डिनाई कर देता है, मना कर देता है, तो आप उसके डिसीज़न के अगेंस्ट जो अपील है वो अपील आप उसी डिपार्टमेंट में जो उस पर्सन का सीनियर ऑफिसर होगा, यानी कि डेफिनेटली एक फ़र्स्ट अपीलेट ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में होता है, जिसके आगे आप इस तरीके की अपील कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या टाइम से नहीं दी गई है, या फिर दी ही नहीं गई है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तो आप फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही अवेलेबल हैं, उनके आगे आप अपील दर्ज कर सकते हैं, यानी अपील दे सकते हैं। ठीक है, ओके उसके बाद फिर बात आती है अपील हमें कितने दिन में देनी है। तो मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट दी थी और रिक्वेस्ट के बाद डिसीज़न नहीं आया, या फिर इनकरेक्ट डिसीज़न आया। तो अगर तो इनकरेक्ट डिसीज़न आया है और आप डिसीज़न के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, डिसीज़न का मतलब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है अगर वो इनकरेक्ट है, तो इन्फॉर्मेशन मिलने के 60 डेज़ के अंदर अंदर आप पहली अपील कर सकते हो। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दी ही नहीं गई है, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर आप फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के आगे अपील अपनी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सीन अपील करने का। अब अपील करने के लिए कोई सेंट्रल लेवल पे कोई इस तरीके से फ़ीस नहीं रखी गई है। आप देख सकते हैं, नो फी इज़ चार्ज फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील। वैसे सेंट्रल नहीं, सॉरी, वैसे भी फर्स्ट अपील के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं वो अपने तरीक़ों से चलते हैं, तो कुछ स्टेट्स में आपको ये फ़ीस अवेलेबल ये फ़ीस देनी पड़ सकती है। ओके, और जो 30 दिन या 60 दिन का समय है, उस समय सीमा में मतलब वो टाइम बढ़ाया जा सकता है। जो भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होगी, अगर उन्हें लगता है कि जो अपील हमने दी है और जो टाइम से नहीं दी है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न थे, जो सफिशिएंट कॉज हमें बताना पड़ेगा, रीज़नेबल कुछ सीन होगा उसके पीछे, तभी वो हमारी अपील को फिक्स डेज़ के बाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, इस अपील के लिए कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर परफॉर्मर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, तो आप इसको अब प्लेन पेपर पे करेंगे। यू विल फाइल दिस अपील ऑन अ प्लेन पेपर विद फ़ी और विदाउट फ़ी, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में है, किस स्टेट में है। और इसके साथ, इस एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या लगाना है। इस एप्लीकेशन के साथ आपको एक तो सबसे पहले लगाना है जो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन दी थी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन की कॉपी, ओरिजिनल एप्लीकेशन की आपको एक कॉपी देनी है, अटैच करनी है साथ में। इसके अलावा उन्होंने जो डिसीज़न दिया है, मतलब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, उसकी एक कॉपी भी आप इसके साथ अटैच करेंगे। किसके साथ? जो आप एप्लीकेशन अभी देंगे। ठीक है,
और आपकी अपील का निपटारा जो है इस अथॉरिटी के द्वारा 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ये रूल है। और 30 दिन की समय सीमा को 15 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है अगर ऐसा ज़रूरी समझा जाता है। मतलब आपकी अपील का जो रिज़ल्ट आएगा वो 45 दिन के अंदर मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इस अपील के से मिली हुई इंफॉर्मेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप दूसरी अपील कर सकते हो, जिसे आप सेकंड अपील कहेंगे। सेकंड अपील की जाती है आयोग में यानी कमीशन में, और ये कमीशन 2 लेवल पर काम करता है। एक है सेंट्रल पब्लिक और इंफॉर्मेशन कमीशन और एक है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है। तो आपको जो है वो डिपेंड करता है केस किस टाइप का है, उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन जो है पर्टिकुलर कमीशन के आगे उस अपील को दिया जाएगा, ठीक है। इस अपील के लिए भी जो सेंट्रल लेवल पे दी जाती है अपील बिफोर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने अपने हिसाब से फ़ीस तय कर रखी है। कुछ स्टेट्स ने अपनी फ़िक्स जो है फ़ीस बता रखी है, ओके। और हम आयोग के आगे क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें आयोग के आगे सेकंड अपील करनी है, और वो सेकंड अपील हमने किसके अगेंस्ट करनी है, जो फर्स्ट अपील से इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और उसके अगेंस्ट अगर हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम आयोग के आगे अपील कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपील आपको 90 डेज़ के अंदर करनी है। यू कैन फाइल योर अपील विद इन 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड। मतलब जिस दिन आपको फर्स्ट अपील का डिसीजन मिला उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर आप सेकेंड अपील कर सकते हैं, और उन्हें आपकी अपील को डिस्पोज ऑफ भी 90 डेज़ के अंदर करना होगा, ठीक है। ओके जी, 90 डेज से ज़्यादा समय लिया जा सकता है अगर स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को ये लगता है कि देरी का कोई जेन्युइन रीज़न रहा होगा, ठीक है। कोई फॉर्मेट नहीं है, देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट टू फाइल द एप्लीकेशन एज सेकेंड अपील, लेकिन आप प्लेन पेपर पे इस अपील को दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ भी ऑब्वियसली आपको फर्स्ट अपील का जो डिसीज़न है उसकी कॉपी और ओरिजिनल अपील के एप्लीकेशन की कॉपी लगानी होगी, राइट। टाइम लिमिट हालांकि कोई फिक्स नहीं है, आप देख सकते हैं, दो देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील। कमीशन ने अपील के डिस्पोज ऑफ करने की कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं की है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों ही अपना डिसीज़न ज़्यादातर 90 डेज़ में दे देते हैं, ठीक है। टाइम फिक्स नहीं है बट 90 डेज़ में देने का एक सिस्टम बना ही रखा है, मतलब एक नॉर्मली वो दे देते हैं, ठीक है। अब अगर आप सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की अपील से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप जा सकते हो हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो देन आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आपने देखा अपील हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 जगह कर सकते हैं, हालांकि वैसे तो 4 जगह है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील हो गई, और प्लस में फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अपील का सीन, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रोसीजर क्या है टू बी फॉलोड बाय कमीशन। अब आपने कमीशन के आगे अपील की और कमीशन क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। कमीशन के पास आपका केस गया, आपकी अपील गई, और इंफॉर्मेशन कमीशन जो है अब इंक्वायरी शुरू करेगा, और उसके जो अधिकार है वो एक सिविल कोर्ट की तरह हैं, जो उन्हें अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब ये कौन कौन से अधिकार हैं वो देख लेते हैं। सम्मन भेज सकते हैं, और मतलब कोर्ट का नोटिस भेज सकते हैं जो भी पर्सन्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील की गई है, और उन्हें कंपेल किया जा सकता है, उन्हें आने के लिए बोला जा सकता है कोर्ट में, उन्हें आना होगा और अपनी ओरल या रिटन जो है अपनी स्टेटमेंट देनी होगी एविडेंस के साथ। कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरी हैं उनकी जांच पड़ताल की जा सकती है। एफिडेविट वगैरह पे भी एविडेंस लिए जा सकते हैं,
और उसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह है या जो कुछ कॉपीज़ हैं किसी भी कोर्ट या ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं हम, जो इससे रिलेटेड होंगे। डेफिनेटली इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं, वो सब इंक्वायरी कमीशन या जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके पास पावर है कि वो देख सकता है। सम्मन जारी हो सकते हैं विटनेसेस, जो भी गवाह है और डॉक्यूमेंट्स हैं विद मतलब जो गवाह है, जो विटनेस होते हैं, उनको कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी हो सकते हैं, और कोई भी जो अधिकार इसके तहत आयोग को दिए गए हैं वो। ठीक है, अब पेनल्टी की बात करते हैं। ये पेनल्टी किसके लिए है? अगर इंफॉर्मेशन कमीशन को ये लगता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जानबूझकर किसी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया है या जानबूझकर गलत एप्लीकेशन दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, और उसने आरटीआई के एक्ट को ईमानदारी से फॉलो नहीं किया है, तो उसके ऊपर 250 पर डे इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ 250 ईच डे। जिस दिन रिक्वेस्ट डाली गई होगी ना, जिस दिन आपके पास इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आई और आपने जानबूझकर डिले किया, आप 30 दिन के समय के अंदर आपने नहीं दिया या आपने रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, तो जिस दिन से रिक्वेस्ट आती है उस दिन से लेकर 250 पर डे का आपको ऊपर पेनल्टी लगती चली जाएगी, और ये 25,000 रुपये तक जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आरटीआई को बहुत सीरियसली लिया जाता है, और किसी भी तरह के जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की कोशिश की जाती है ज़्यादातर। ओके, और उसके अलावा फिर ये भी है कि इंफॉर्मेशन कमीशन को ये लगता है कि सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट केस वेस भी फाइल हो सकता है, इस तरीके की सीन भी क्रिएट हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है उसको अपनी बात रखने का मौका हम ज़रूर देंगे। ये नहीं है कि उसको बिना सुने हम उसके ऊपर पेनल्टी डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसको सुने जाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बर्डन उसके ऊपर ही रहेगा कि वही प्रूव करेगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों किया गया। हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न रहा हो तो उसे जेन्युइन रीज़न दिखाना पड़ेगा, उसके बेस पर वो फिर फ्री भी हो सकता है। कमीशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी को ये भी कह सकता है कि कॉम्पनसेट किया जाए कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन की है उससे अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसको भी, मतलब पेनल्टी भी लगी, प्लस में आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ, साथ में आपको अगर एप्लीकेंट को कोई लॉस हुआ है उस लॉस को भी भरने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात के कि पेनल्टी भी है और भी प्रॉब्लम्स हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आरटीआई के अंतर्गत हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेसी से कनेक्टेड होती है, कुछ देश की सिक्योरिटी से कनेक्टेड होती है, कुछ किसी पर्सन की पर्सनल रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो सकती है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ पर्टिकुलर नेचर की हैं उन्हें देने से मना किया जा सकता है। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये पूरा अधिकार है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर सकता है। अब वो क्या क्या हैं उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो देश, हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो देश की सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजी, वैज्ञानिक जो भी इंटरेस्ट हैं और इकोनॉमिक जो भी इंटरेस्ट हैं उनको कोई नुकसान ना हो, अगर उसके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो देने से हम इनकार कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी कोर्ट, किसी भी लॉ के द्वारा फॉरबिडन घोषित की गई है कि ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत नहीं मांगी जा सकती। पॉइंट नंबर सी पे आ रहे हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट या विधानसभा के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। डी में आ रहा है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी बिज़नेस के ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड है, किसी बिज़नेस के कॉपीराइट से रिलेटेड है, कोई पेटेंट से रिलेटेड है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। आप किसी बिजनेसमैन से
या किसी भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर से किसी बिजनेसमैन की ट्रेड सीक्रेट्स को जानने की तो परमिशन नहीं ले सकते ना, एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, वो तो गलत है। तो ऑब्वियसली ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। देखिए ये बात क्लियर है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसका बाहर आना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है तो वो बाहर आएगी, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन पर्सनल है ले और पब्लिक इंटरेस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, देन उस इन्फॉर्मेशन को आप डिमांड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर ई में आ रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में, मान लीजिए एक डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो फिड्यूशियरी होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। अब पेशेंट्स अपनी जो बात है वो डॉक्टर को बताता है, प्रॉब्लम्स बताता है तो ट्रस्ट के बेस पे बताता है। तो अगर आप जो है डॉक्टर से डिमांड करें कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से इस तरह की डिमांड करें कि पर्टिकुलर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली जाए, तो दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन की आप डिमांड कर रहे हैं, उसका कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो ऐसे पर्सन की इन्फॉर्मेशन डिमांड करना गलत है, बेवकूफ़ी है और वो आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। फिर है इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन विदेशी सरकार के साथ जो भी सरकार का लेन देन है और कुछ बातें ऐसी हैं जो सीक्रेट हैं और वो पब्लिकली उसको नहीं बताया जा सकता, तो वो भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर जी पे हूँ मैं, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज़र से अगर वो पता लग जाए तो किसी पर्सन की लाइफ पर बात आ सकती है, किसी के फिज़िकल सेफ्टी में ख़तरा हो सकता है। तो अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उस इंफॉर्मेशन का निकलना बाहर, दैट इज़ नॉट गुड और इट इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट एच जो है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी क्राइम को शेयर दे, किसी इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी अगेंस्ट और हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहे, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट के काम होते हैं, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिकली नहीं बता सकते क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर पहले ही इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में अड़चन आती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम डिमांड नहीं कर सकते। कैबिनेट पेपर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में जो विचार विमर्श होता है उससे रिलेटेड जो भी कार्रवाई है, जब तक कोई डिसीज़न नहीं हो जाता, डिसीज़न होने से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। अब डिसीज़न होगा तो ऑब्वियसली वो तो बाहर आएगा फाइनली, राइट, किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जब तक डिसीज़न नहीं होता तो उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में और जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जो भी उनके बीच में डेलिब्रेशन, जो भी विचार विमर्श होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, राइट। फिर उसके अलावा मैं पॉइंट नंबर जे पे आ रही हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और अनटिल अनलेस उसका लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उस इन्फॉर्मेशन का बाहर आना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो है, फिर तो आनी चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन को बाहर। लेकिन अगर वो पर्सनल है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है, देन उसको फिर आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते या मना कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। तो ये जो पॉइंट्स आपने देखे इतने सारे, ये फर्स्ट पॉइंट के सब पार्ट से, जिसके अंदर हमने ये बताया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर किस तरीके, इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है वो मना कर सकता है ये इंफॉर्मेशन देने से। फिर दूसरे नंबर पे हम आ रहे हैं, वही चीज़ फिर से दोहरा रहा है कि मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट किसी पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा हावी है, ज़्यादा बड़ा है, then the information must be disclosed, otherwise information must be denied। मतलब अगर किसी पर्सनल नुकसान से पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्वियसली बढ़ा रहेगा ना, तो उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन हमें मांगी है तो हमें देनी होगी, मतलब हमें मिलनी चाहिए, अदरवाइज जो है फिर मना किया जा सकता है। और लास्ट में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कुछ ऊपर सेक्शन आया है ए, सी और आई, ये जो हमने अभी भी डिस्कस किया ना, दिस इज़ ए, राइट, जिसमें हमने देश की सिक्योरिटी की बात की, सी जिसमें पार्लियामेंट और हमने स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करी, और आई मतलब कैबिनेट पेपर्स की बात करी। ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है अगर 20 साल पुराना केस है तो। 20 ईयर्स पहले का कोई चीज़ है वो आप मांग सकते हो,
अभी आप सोच रहे हैं 20 ईयर्स पहले का क्या कनेक्शन है। 20 ईयर्स पहले की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है, क्योंकि ये मान लिया जाए, माना ही गया है कि बहुत साल बीत चुके हैं उस चीज़ को, तो अब अगर ये चीज़ डिस्क्लोज़ हो जाती है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। शायद इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लॉज डाला गया है। ठीक है, ओके। सो अब ये 20 ईयर्स कहाँ से काउंट हो गए? जिस डेट पर एप्लीकेशन डाली गई है ना, उससे 20 ईयर्स बैक की इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन ये जो अभी सारी बातें हुई ये तो हैं, इसके अलावा आप ये लंबी लिस्ट देख रहे हो, कम से कम 22 हैं इसके अंदर डिपार्टमेंट्स। इन डिपार्टमेंट्स से आप कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि ये सिक्रेसी पर बेस्ड है। इनका रीज़न है कि ये सरकार की सिक्रेसी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो जब देश की सिक्योरिटी की बात आ रही है तो जो डिपार्टमेंट इस कार्य में लगे हुए हैं उनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। लेकिन अगर मसला करप्शन का है या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का है, मतलब जो एक अधिकारों के हनन का है, किसी के अधिकारों पर आप चोट पहुंचा रहे हैं, इन दैट केस इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हो। ठीक है, हम देख सकते हैं वो डिपार्टमेंट की लंबी लिस्ट है। आप इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से तो फेमिलियर होंगे, जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, असम राइफल्स हैं, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा चुने वो इसलिए कर रही हूँ, स्पेशल ब्रांच CID की स्पेशल ब्रांच है अंडमान निकोबार, और क्राइम ब्रांच CID CB दादरा नागर हवेली, सॉरी। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, CRPF है। ये बड़े कॉमन से नाम है जो बहुत बार आप न्यूज़ पे भी सुनते हैं। CRPF, BSF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो रिवेन्यू इंटेलिजेंस, तो ये सारे बड़े थोड़ा सा सीक्रेसी पे काम करते हैं। इसलिए इन डिपार्टमेंट से करप्शन या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ठीक है, तो आज हमने बात करी कि एक तो अपील हम कैसे दायर करेंगे, क्या प्रोसीजर है, पेनल्टी का क्या सीन है, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम डिमांड नहीं कर सकते। ओके, और अगर डिमांड करते भी हैं तो हमें नहीं दी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। So that's all for this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.